जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जीके का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम इसमें उन इस चैप्टर में हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो लूसेंट जीके में दिया हुआ है, बट विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स, which itself is derived from the Greek word polis। मतलब देखिए, राजनीतिक विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उसका गहरा संबंध जो है वो राजनीति शब्द से है, पॉलिटी से। ठीक है। और पॉलिटी शब्द कहाँ से आया है? देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस का एक गहरा संबंध जो है वो किससे है? पॉलिटिक्स से। ठीक है। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है, ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये आया है पॉलिस। ठीक। पॉलिस एक यूनानी शब्द है, ठीक है, उससे निकला है, जिसका मतलब दैट मीन्स अ सिटी स्टेट, द जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट ग्रीस। मतलब इसका मतलब है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। प्राचीन यूनानी में नगर राज्य राजनीतिक संगठन का सामान्य रूप था। ठीक है। मतलब जो प्राचीन यूनान था, एंशिएंट ग्रीस, उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल फॉर्म हुआ करता था सिटी स्टेट। मतलब नगर राज्य, प्राचीन यूनान में नगर राज्य राजनीतिक संगठन का सामान्य रूप था। ठीक। द सोफिस्ट्स, particularly Protagoras and Gorgias in Athens, were the first to expound a political theory। देखिए, दो सोफिस्ट जो हुआ करते थे एथेंस में, सोफिस्ट विचारक, जो सोफिस्ट विचारक हुआ करते थे, मतलब जो सोफिस्ट विचारक होते थे। ठीक है। अब सोफिस्ट विचारक कौन कौन हुआ करते थे? जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक तो थे प्रोटैगोरस, और दूसरे हुआ करते थे प्रोटैगोरस, और दूसरे हुआ करते थे जॉर्जियस, एथेंस में। जॉर्जियस, एथेंस में। तो प्रोटैगोरस और जॉर्जियस एथेंस में उन्होंने सबसे पहली बार राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारक थे। मतलब दे हैव गिवन द फर्स्ट टू एक्सपाउंडेड द पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब ये पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक, एक तरीके से कहा जाए तो सिद्धांत को, उसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले, प्रोपाउंड किया था, उसको एक्सपाउंड किया था। तो सोफिस्ट विचारधारा के लोग थे प्रोटेगन्स और जॉर्जियस। उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, उसको एक्सपाउंड किया था। लेटर ऑन सोक्रेट्स, प्लेटो and Aristotle continued to conduct the scientific study of the various problems concerning the state। बाद जो सुकरात थे, जो सोक्रेट्स थे, या हम जिसकी बात करें प्लेटो या एरिस्टोटल, ठीक है, तो सोक्रेट्स थे, प्लेटो थे, या अरिस्टोटल, अरिस्तु थे। इन्होंने राज्य और सरकार से संबंधित विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल ने साइंटिफिक स्टडी करी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल ने, इन तीनों ने मिलकर के वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन किया जो राज्य की और सरकार की, मतलब द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, जो प्रॉब्लम्स थी उनकी, उसको, उसकी साइंटिफिक स्टडी करी, वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो Socrates, Plato, or Aristotle, they continued to conduct the scientific study of the various problems concerning the state and the government। Clear? इसके बाद अगर हम बात करें, Aristotle, the world famous Greek philosopher, however, excelled his teacher Plato and his teacher's teacher Socrates। देखिए, सोक्रेट्स ने जो बातें बोली, उसके आगे बातें की प्लेटो ने, और उससे भी आगे बात करी किसने? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल हैज एक्सपांडेड, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। तो इसीलिए एरिस्टो
एरिस्टोटल, इसीलिए जो एरिस्टोटल हैं उनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ द पॉलिटिक्स, फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, वेस्ट में, इन वेस्ट। तो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को आगे बढ़ाया, जिसके कारण एरिस्टोटल को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट, वेस्ट में, उत्तर में, पश्चिम में। तो अरस्तु को एक तरीके से कहा जाए तो इनको पिता कहा जाता था राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर वही हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहा जाता है मनु को। मनु was called as the first political thinker of India, सबसे पहले राजनीतिक थिंकर भारत के अगर हम बात करें तो वो किसको कहा जाता है, मनु को, ठीक है। तो मनु was called as the first political thinker of India। इनकी एक बुक थी मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति, इनकी एक बुक थी क्या, मनुस्मृति, जो पहली बुक मानी जाती है ऑफ लॉ इन इंडिया, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत में लॉ की सबसे पहली बुक कौन सी मानी जाती है, मनुस्मृति, ठीक है। तो मनु जो थे, जैसे अरस्तु थे, उनको पश्चिम में राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता था, वैसे ही भारत में मनु को पहली बात तो सबसे पहले ये राजनीतिक चिंतक थे, और इनकी जो किताब थी, पुस्तक थी मनुस्मृति, उसको भारत की पहली विधि पुस्तक, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इंडिया में माना जाता है मनुस्मृति को। इसके बाद बात करें तो इंडिया में एक और थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता था, ठीक है, कौटिल्य जिनको क्या बोला जाता था, चाणक्य बोला जाता था। तो later on, it was Kautilya Chanakya who formed and formulated thinking and gave it a concrete form in the shape of a book named अर्थशास्त्र। देखिए, उसके बाद जो कौटिल्य थे, उन्होंने राजनीतिक चिंतन को संगठित रूप दिया, मतलब जो एक पॉलिटिकल जिसे कहा जाता है थिंकिंग को एक फॉर्मुलेटेड रूप दिया, ठीक है। और उसके बाद उस पुस्तक का एक नाम दिया जिसको बोला गया अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, ठीक है, ये किताब का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसको बोला गया एक वेल बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो अर्थशास्त्र क्या बनी, बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रसिद्ध पुस्तक जो पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र, मनु की जो थी वो थी मनुस्मृति, ठीक है, जिसको पहली विधि किताब भी माना जाता है भारत की। इसके बाद बात करें तो अरिस्टोटल ने अपनी एक फेमस किताब, अरिस्टोटल ने अपनी एक फेमस किताब, ठीक है, पॉलिटिक्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, ठीक है। उसमें ही हैज सेड दैट मैन बाय इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, एंड ही who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it। मतलब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक पॉलिटिक्स में इस बात को कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, मतलब वो जो नेचर है ना उसका, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। मतलब मनुष्य जो है वो एक स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, जो व्यक्ति स्वभावावेश ना ही संयोगवश राज्य के बिना रहता है, वह या तो मान्यता से ऊपर है या उससे नीचे, ही इज merely without state is either above humanity or, एरिस्टोटल ने बोला था, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगला जो टॉपिक है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक। भारत गणराज्य, रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं गणराज्य, भारत गणराज्य। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया इज
a union of state. India is a union of state, is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तो इंडिया a union of state is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic with a parliamentary form of government. Parliamentary system of government. ठीक, मतलब इंडिया a union of state is sovereign, socialist, secular, democratic and republic as well as with a parliamentary system of government. भारत जो राज्यों का एक संघ है, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। एक संप्रभु सॉवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली लागू है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, और हमारा भारत क्या है? एक राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसकी अपनी संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ठीक, इसके बाद द रिपब्लिक इज गवर्न्ड in terms of the constitution which was adopted by constituent assembly on 26 November 1949, 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. देखिए हमारा जो ये गणराज्य है, जो गणराज्य है का शासन, इसका शासन जो पूरा चलता है वो संविधान के अनुसार चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कोई भी सिस्टम हो वो किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको बनाने वाली कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश गणराज्य बना। ठीक है, तो इसको गणराज्य किसने बनाया? संविधान में बनाया। हमारे देश में जो शासन चलता है वो संविधान के अनुसार चलता है और इस संविधान को बनाने वाली थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसको बनाया और 26 जनवरी को इसको लागू किया गया। ठीक, इसके बाद बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनविजेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर। देखिए संविधान में हमारे जो प्रणाली है ना वो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर फेडरल है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है संघीय ढांचा। हमारी जो संरचना हुई है वो संघीय है, लेकिन कुछ परिस्थिति में हमारा जो फंक्शन है वो यूनिटरी हो जाता है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो फेडरल है, ठीक है, फेडरल मतलब संघीय। देखिए संघीय का मतलब ये होता है जहां पर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे यहाँ देखिए राज्यों को भी अपनी कुछ ना कुछ हद तक अपने स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की पावर है उनके पास। तो हमारे यहाँ राज्यों के पास भी पावर है, ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास हमारे यहाँ कोई पावर नहीं है। तो हमारे यहाँ सेंटर तो है ही, लेकिन राज्य भी है। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको ही बोला जाता है संघीय ढांचा, फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ फेडरल इन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कुछ समय काल के लिए क्या है? विशेषता विद्यमान है, विशेषताएं एकात्म, एकात्मक मतलब यूनिटरी। कुछ कुछ जगहों पर क्या है? यूनिटरी है। जैसे आपातकाल के समय अगर हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इमरजेंसी के समय में स्टेट की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंटर के हाथ में, इमरजेंसी के टाइम पे।
तो मैंने आपको बताया कि जो का अलग परिस्थिति होती है तो उसमें क्या होता है कि फेडरल जो होता है वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे देश में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं यूनियन के, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? हमारे यहाँ के राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संघ के की कार्यपालिका, देखिए संघ में गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो तीन चीजें होती हैं। एक होती है लेजिस्लेचर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव, उसके जो हैं एक तरीके से कहा जाए तो उसके जो संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति। किसके? संघ की कार्यपालिका के। ठीक है, मतलब कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74(1), आर्टिकल 74 क्लॉज 1। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 74 क्लॉज 1, देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शेल बी अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 74 क्लॉज, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। प्रधानमंत्री जो होंगे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 74(1) में दिया है कि सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उनको परामर्श देने के लिए, मतलब उनको एड और एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे, पीएम करेंगे। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट to do his work, but their advice, Rashtrapati has to act on that advice, which was given by the Council of Ministers headed by Prime Minister. मतलब इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 74(1) में ये दिया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। मतलब उन्होंने जो सलाह दी है राष्ट्रपति उसके अनुसार ही काम करेंगे। इसीलिए हमारे देश में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड, लेकिन रियल हेड किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनकी जो काउंसिल है, उनका जो मंत्री परिषद है, वो जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगा वो उनको माननी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते। उनको सलाह देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है, लेकिन ये सलाह उनके लिए कंपलसरी है, उनको एक्ट उनकी सलाह पर ही करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति जी को सहायता या परामर्श देगा, लेकिन राष्ट्रपति जी उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर, हमारे देश में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में है। रियल हेड कौन है एग्जीक्यूटिव के? तो वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, विद प्राइम मिनिस्टर एज इज हेड। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में निहित है रियल एग्जीक्यूटिव पावर।
क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 74 एक ये कहता है। इसके बाद बात करें तो जो हमारा मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। देखिए लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी जो मंत्री परिषद का जो उत्तरदायी है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, हाउस ऑफ द पीपल। देखिए संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हमारा जो मंत्री परिषद है वो एक तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। वो राज्यसभा के प्रति नहीं होता, वो किसके प्रति होता है? लोकसभा के। तो जो लोकसभा होती है जिसको जनता का सदन भी कहते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी कौन होता है? मंत्री परिषद का समूह। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति, अब देखिए हमारे देश में राज्यों में भी विधानसभा है। हमारे देश में मैंने आपको बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो राज्यों में भी विधानसभा है। तो इसी प्रकार जो राज्यों का मंत्री परिषद है, राज्यों का मतलब जिसके मुखिया कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। देखिए राज्यों में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होता है हर राज्य में, और उसका भी हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और उनका जो परिषद है, मंत्री परिषद है, उनकी जो वो होती है वो उनके विधानसभा के प्रति होती है। जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। आप हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, तो जितने भी 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में एक अपनी उनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हर राज्य के, और उनका जो मंत्री परिषद है, उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? उनकी विधानसभा के प्रति। जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व किसकी ओर होता है? लोकसभा के प्रति। वैसे ही मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है उनका दायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। यहां तक समझ में आया? और जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? जैसे यहां पर राष्ट्रपति होते हैं, वहां पे गवर्नर होता है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव हेड, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, स्टेट्स में अगर हम बात करें तो वो कौन होता है? गवर्नर होता है। तो स्टेट में जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन गवर्नर को सलाह देने के लिए ही एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद होता है, और उसके मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नर जो होते हैं स्टेट में वो भी नॉमिनल हेड होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट में भी किसके निहित होती है? चीफ मिनिस्टर की। तो जैसे रियल पावर जो होती है देश में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री में निहित होती है, वैसे ही स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में किसके अंडर में होती है? वो मुख्यमंत्री के अंडर। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारे संविधान ने जो है दोनों को अपनी अपनी लेजिस्लेटिव पावर दी है। देखिए हमारे देश में पार्लियामेंट भी है और लेजिस्लेचर भी है। मतलब हमारे देश में संसद भी है और विधानसभा भी है, विधान। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग पावर्स दी हैं सबको। ठीक है, लेकिन हमारे देश में रेसिडरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अगर कोई क्लैश होता है, ठीक, तो उस केस में पार्लियामेंट को जो अतिरिक्त रेसिडरी पावर दी गई है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे देश में संविधान को अमेंड करने का मतलब संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। हाँ, कुछ केसेस में राज्यों से अनुशंसा लेनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पास कौन करता है? उसको संसद पास करती है। तो हमारे देश में अगर संविधान में, ठीक है, कोई भी संशोधन करना है तो उसकी पूरी शक्ति किसके अंडर में है? पार्लियामेंट के पास। स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ संसद करती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे संविधान में न्यायपालिका हो, जुडिशरी हो, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है,
तो चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सीएजी हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ठीक है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको एक तरीके से स्वतंत्रता में के प्रावधान किए गए, मतलब इनकी स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपने काम कर सकें बिना सरकार के दबाव में आके। तो जुडिशरी हो, सीएजी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनको ये अधिकार दिए गए। यहां तक समझ में आया आपको? अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी भारत सरकार है, उसकी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला बात करें, ठीक है, तो हमारा जो देश है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान का गणराज्य, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं है, हमारे देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। ठीक है, भारत गणराज्य। इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका टाइप क्या है? एक तो सबसे पहली बात तो सॉवरेन, मैंने आपको बताया, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके अलावा हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली चलती है? संसदीय प्रणाली। तो हमारा जो गवर्नमेंट का टाइप है वो क्या है? सॉवरेन, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संसदीय प्रणाली है हमारी, याद रखिएगा। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या है हमारी? नई दिल्ली। कैपिटल की बात करें तो क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है। चौथा, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमारे देश में भी क्या किया गया है? विभाजन या डिवीजन किया गया है। ठीक है, जिसको प्रशासनिक विभाजन कहते हैं। तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो आज की डेट में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये क्यों बांटा गया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चल सके, प्रशासन अच्छे से चल सके। तो हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। अगला बात करें, हमें स्वतंत्रता कब मिली? तो स्वतंत्रता आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को, 1915 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुए। इसके बाद बात करें तो हमारा जब संविधान है, ठीक है, वो कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को, चूंकि हमारा देश गणराज्य बना, इसीलिए उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है। इसके अलावा अगर हम देश में हमारे बात करें लीगल सिस्टम की, तो हमारे देश में कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, उसमें भारत का जो संविधान है वो सबसे मूल सूत्र है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द मेन सोर्स या फाउंडेशन सोर्स ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री। इसको फाउंडेशन सोर्स भी कहा जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो भी भारत का जो संविधान है वो देश की विधि व्यवस्था का मूल सूत्र है। सबसे मूल सूत्र कौन सा है? फाउंडेशन सोर्स कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम। एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैंने आपको बता दिया। हमारे देश में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। लेकिन अगर हम पीएम की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की, तो वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। और जो पूरा जो ठीक है, और जो पूरा जो मंत्रालय होता है, ठीक है, वो मंत्रिमंडल के उस पर, प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद होता है उसके सहयोग से शासन चलाते हैं।
पीएम की एक काउंसिल होती है, मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पीएम के, तो उनकी मदद से या उनके सहयोग से वो शासन चलाते हैं, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल, जिसको कैबिनेट मिनिस्ट्री भी कही जाती है। क्या बोली जाती है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसके अलावा अगर हम विधायिका की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो हमारे देश में आप जानते हैं कि हमारे देश में इंडियन लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में दो हाउसेज हैं। एक है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जनता का सदन, और एक होता है राज्यसभा। तो हमारे संसद के अंदर दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक होता है जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों की परिषद। तो हमारी भारतीय संसद में दो सदन है, एक तो लोकसभा है जिसको कहा जाता है जनता का सदन, और दूसरा है राज्यसभा जिसको राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो न्यायिक शाखा है, जुडिशरी, अगर हम बात करें, तो जुडिशरी के लिए आप जानते हैं हमारे देश में क्या है? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है ना हमारे देश में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, और एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च निकाय है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका जो सबसे सर्वोच्च निकाय, मतलब जो इंडिया का लीगल सिस्टम है, उसकी जो सबसे एपेक्स बॉडी है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अपने हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय जो राज्यों में है, ठीक है, और इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और उनके अंडर में क्या आते हैं? हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो झंडा है, फ्लैग डिस्क्रिप्शन, अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसमें 3 कलर है। ठीक है, वैसे तो कलर 4 हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो पट्टियां हैं कलरों की वो 3 है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रंग है? तो वो है अपना केसरी, जिसको सैफरन कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे कौन है? सैफरन। बीच वाले में क्या है? व्हाइट। और नीचे, सबसे नीचे क्या है? ग्रीन। ठीक है, तो हमारे देश का जो झंडा है उसमें ऊपर वाली पट्टी जो है वो सैफरन है, नीचे बीच वाली व्हाइट है, और सबसे नीचे वाली कौन सी है? ग्रीन है। और जो व्हाइट है उसमें उसके सेंटर पर एक सर्किल बना है, एक नेवी ब्लू कलर की व्हील बनी हुई है, मतलब एक नेवी ब्लू कलर की व्हील बनी है। आपने देखा होगा अपना झंडा, नेवी ब्लू कलर की व्हील बनी हुई है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। 24 डंडियां आपको उसमें नजर आएंगी, 24 स्पोक्स। ठीक है। और इसी को जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो चक्र है, ये जो बीच में जिसको चक्र है, इसी को बोला जाता है अशोक चक्र। कौन सा चक्र बोला जाता है? अशोक चक्र। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, अशोक चक्र। कहां पर है अशोक चक्र? एट सारनाथ। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो 24 स्पोक्स बने हैं, जो नीले रंग का, ठीक है, होता है, चक्र होता है, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ का अशोक चक्र बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे नेशनल डेज हैं, तो हमारे देश में एक चीज याद रखिएगा, हमारे देश में जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दिवस, वो सिर्फ 3 है। एक है 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। दूसरा है 26 जनवरी, जिस दिन हमारा देश गणराज्य बना, रिपब्लिक बना। और तीसरा है 2 अक्टूबर, जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी जयंती। तो हमारे देश में 3 नेशनल डेज माने जाते हैं: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। तो ये 3 दिन हमारे देश के राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल डेज। समझ में आया है आपको ये सारी चीजें? ठीक, ये सारी चीजें लूसेंट्स में दी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान की बात करें तो किसी भी देश का सबसे जो मौलिक कानून होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए किसी भी, देखिए हर देश का अपना संविधान होता है। ठीक है,
हर देश का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही संविधान है, हर देश का अपना संविधान होता है। तो जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो उसका सबसे मौलिक कानून होता है, फाउंडेशनल लॉ, जिसके आधार पर वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां की जो सरकार है या जो शासन का जो बुनियाद है, उसके सिद्धांत उसी पर निर्धारित होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ अ कंट्री विच orders the fundamental principle on which the government or the governance of that country is based. क्लियर? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फाउंडेशनल लॉ है कंट्री का, जो कि उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ही चलता है। संविधान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या बुनियादी सिद्धांतों पर ही पूरा देश अगर चलता है तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मौलिक कानून जिससे सरकार या शासन जो भी, जैसे हमारे देश में जो हमारी सरकार है या जो हमारा शासन है वो किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो मौलिक कानून क्या है? संविधान। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो संविधान में, ठीक है, हर ऑर्गन का मतलब सरकार की जो भी अंग है सरकार के, उन सब को किस तरीके से चलना है और उनके आपस में कैसे संबंध होंगे, ये संविधान में दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी सरकार के कितने अंग होते हैं? मैंने आपको बताया था सरकार के 3 अंग होते हैं, गवर्नमेंट हैज 3। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, ये 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो संविधान वो है जिसमें वो सिद्धांत दिए हैं जिस आधार पर सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक, इनके आपस में क्या संबंध होंगे इसको डिफाइन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबके लिए अलग अलग काम डिवाइड किए हुए हैं और उनका आपस में क्या संबंध है वो भी बताया है संविधान। ठीक है, तो ये होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार, ठीक है, और जो उनके लोग हैं, देखिए गवर्नमेंट है, देखिए एक सरकार होती है और उसके जो नागरिक होते हैं उनके बीच की संबंधों की रूपरेखा को भी प्रस्तुत कौन करता है? संविधान करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिफाइंस द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब संविधान सिर्फ इतना ही नहीं बताता कि भाई हमारे जो सरकार के जो अंग है उनके क्या क्या काम है, सिर्फ इतना ही नहीं बताता। वो क्या बताता है कि जो मॉडलिटीज हैं इंटरेक्शन की बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, मतलब जो कि नागरिक और सरकार, इनके बीच के संबंधों की रूपरेखा को भी प्रस्तुत कौन करता है? संविधान करता है। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, अगर हम यूनाइटेड किंगडम यूके की बात छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहां पर सभी में लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान लिखा हुआ है, यूके को छोड़ के। यूके का संविधान अनरिटन है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट आपको अभी ये समझना है कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी देश हैं डेमोक्रेटिक, सभी के पास अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इंडिया के पास भी क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, जिसको बनाने वाले कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। क्लियर है यहां तक? ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी है। ठीक, तो ये था इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, कल से हम इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से भारतीय संविधान में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जो संविधान है, ठीक है,
उसका किस तरीके से उदय हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो इस भारतीय संविधान के विकास के पीछे का रूपरेखा क्या थी, किस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया, कौन कौन से एक्ट थे ब्रिटिश के समय पे जिसके आधार पर हमारा संविधान बनाया गया, हमें वो एक्ट्स पढ़ना है। तो बेसिकली हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।